हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन बौद्ध और आज हम कक्षा 5 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे ईवीएस की। और कक्षा 5 की ईवीएस की एनसीईआरटी में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है हमारा कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो चलिए शुरू करते हैं। चींटियाँ एक लाइन में क्यों चलती हैं? तो आपने देखा होगा कि चींटियाँ एक लाइन में क्यों चलती हैं। जब चींटी आगे चलती है तो वह एक प्रकार की गंध छोड़ती है जिससे बाकी चींटियाँ रास्ते का पता लगा लेती हैं। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कीड़ा कई किलोमीटर की दूरी से अपनी मादा को पहचान लेता है और कैसे? तो वो रेशम का कीड़ा होता है और अपनी मादा को वो गंध से पहचान लेता है। और तीसरा क्वेश्चन है ये, मच्छर मनुष्य को कैसे पहचानते हैं? तो मच्छर मनुष्य को गंध से पहचानते हैं, तलवे की गंध से और शरीर की गर्मी से। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुत्ते अपने क्षेत्र में किसी अन्य कुत्ते के होने की पहचान कैसे कर लेते हैं? कुत्ते होते हैं और उनको कैसे पता चलेगा कि हमारे एरिया में कोई दूसरे एरिया का कोई ये डॉग आ गया है? तो वो क्या है, कुत्ते की पहचान करते हैं मलमूत्र के द्वारा। चिड़िया देखते समय अपना सिर क्यों हिलाती हैं? ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। चिड़िया देखते समय अपना सिर क्यों हिलाती हैं? चिड़िया की आँखों की पुतली स्थिर रहती है, इसलिए वस्तुओं को देखने के लिए उन्हें पूरी गर्दन घुमानी पड़ती है। यहाँ पे ये नोट में लिखेंगे, यहाँ पर चिड़िया एक ही समय अलग अलग आँखों से अलग अलग वस्तु को देख सकती है। यानी चिड़िया जो होती है, क्योंकि वो उसकी आँखों की पुतली स्थिर होती है, तो वो चिड़िया एक ही समय में अलग अलग आँखों से, यानी कि एक लेफ़्ट और एक राइट से दोनों वस्तुओं को देख सकती है एक साथ। मनुष्य से 4 गुना तेज़ देखने वाले पक्षी कौन से होते हैं? तो जो मनुष्य से जो 4 गुना देखने की क्षमता रखते हैं वो होते हैं बाज, चील और चमगादड़। यहाँ पे हम नोट में लिखेंगे, नोट में यहाँ पर ज़्यादातर जानवर रंग नहीं पहचान पाते, यानी कि जो ज़्यादातर जानवर जो होते हैं वो रंग नहीं पहचान पाते। और जो दिन में जागने वाले जानवर होते हैं वो कुछ रंग देख सकते हैं। जो दिन में जागते हैं, रात को सोते हैं, तो वो जानवर तो कुछ रंग देख पाते हैं, लेकिन जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं, जानवर या पक्षी, वस्तु को केवल सफ़ेद या काला ही देख पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल उल्लू। उल्लू रात को जागता है और दिन में सोता है, तो वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही देख पाएगा। यहाँ पे नोट लिखेंगे छोटा सा, ये सांप सुन नहीं पाते, केवल ज़मीन पर कंपन को महसूस करते हैं। क्योंकि सांप जो होता है उसके बाहरी कान नहीं होते और वो सुनने में असमर्थ होता है, और वो जब ज़मीन पे जो कंपन होता है उससे वो महसूस करता है। यहाँ पे एक और नोट है, यहाँ पर कुछ पक्षी जानवर अलग अलग परिस्थिति में विभिन्न आवाज़ें निकालते हैं। खुशी के भय में खुशी की आवाज़ और भय के समय में भय की आवाज़। और जैसे लंगूर, बाघ, चीता। अंडमान निकोबार में सुनामी कब आई थी? तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर सुनामी जो आई थी वो दिसंबर 2004 में आई थी। और यहाँ पे नोट लिखेंगे, जानवरों के विपरीत व्यवहार से के कारण वहाँ के लोग सुरक्षित हो गए थे। यानी कि जो अंडमान निकोबार में सुनामी आई थी तो वहाँ पे जो जानवर थे उन्होंने क्या किया, जानवरों ने, तो वहाँ पे जो जानवर थे ना, तो उन्होंने जो अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकाली, तो उससे उन लोगों को वहाँ पता चल गया कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो यही था। अब यहाँ पे पढ़ेंगे जानवर और उनके सोने की अवधि। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो छिपकली जो है वो एक सीजन बोले तो यानी कि वो 6 माह सोती है और 6 माह जागती है छिपकली। गाय एक दिन में 4 घंटे सोती है। सांप 18 घंटे सोता है और जिराफ 2 घंटे सोता है। बिल्ली 12 घंटे सोती है। यहाँ पे ये स्लॉथ के बारे में पढ़ेंगे हम। स्लॉथ यह भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है, यानी कि ये भालू जैसा तो दिखता है लेकिन भालू नहीं होता। यह दिन में लगभग 17 घंटे सोता है। क्वेश्चन में बोल देगा, यहाँ पे क्वेश्चन में डाउट कर देता है, 17 की जगह 18 घंटे बोल देगा, 19 घंटे बोल देगा। तो यह दिन में लगभग 17 घंटे सोता है। पेड़ पर उल्टा लटका रहता है। यह उसी पेड़ की पत्तियाँ खाता है जिस पेड़ पर, यानी कि ये जहाँ पेड़ पर सोता है वहाँ उल्टा लटका रहता है, और जिस पेड़ पर लटका रहता है
उसी पेड़ की पत्तियां खाता है। यह एक ही पेड़ पर लगभग 5 वर्ष तक रहता है, यानी कि जो एक पेड़ पर इसकी जो टाइमिंग है वो 5 वर्ष तक रहता है। ये एक पेड़ पर 5 वर्ष तक रहता है, जब तक उस पेड़ की सभी पत्तियां खत्म न हो जाएं। ये 40 साल जीता है। इस प्रकार यह पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर और रहता है और ये 40 साल जीता है। इस प्रकार यह पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर रहता है। ये एक सप्ताह में एक बार ही आराम करने के लिए पेड़ से उतरता है, यानी कि ये इसकी जो आराम करता है तो वो सप्ताह में एक बार ही आराम करता है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे बाघ के बारे में। बाघ के बारे में बाघ बाघ रात को सोने वाला जानवर है। बाघ रात में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, यानी कि जो बाघ की जो आई कांटेक्ट जो होता है वो मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होता है। बाघ की मूंछें बहुत संवेदनशील होती हैं, जिससे यह हवा में गति और कंपन का पता लगा लेता है, यानी कि ये हवा से कंपन हो रहा है या किसी मनुष्य के द्वारा हो रहा है, उसमें भी ये पहचान कर लेता है। उसकी मूंछें उसे अंधेरे में उसके शिकार को ढूंढने में मदद करती हैं, यानी कि जो बाघ की जो मूंछें होती हैं वो अंधेरे में भी उसके शिकार को ढूंढने में उसकी मदद करती हैं। अब यहाँ बोलेंगे बाघ पत्तियों की आवाज़ और किसी जानवर के हरकत करने की आवाज़ में अंतर को महसूस कर लेता है, यानी कि जो बाघ है या तो वो पत्तियों की जो आवाज़ होती है, यानी कि वो कोई जानवर है या कोई मतलब जानवर या किसकी आवाज़ आई पत्तियों की, उनमें मतलब अंतर को महसूस कर लेता है। बाघ के कान चारों दिशाओं में घूम सकते हैं, जो उसे चारों ओर की आवाज़ सुनने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है बाघ अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग आवाज़ें निकालता है। बाघ भी जो हमारे एक ऐसा जानवर है जो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग आवाज़ें निकालता है। इसकी दहाड़ की आवाज़ लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है, यानी कि जब ये टाइगर जो है ये जब दहाड़ता है तो इसकी जो आवाज़ है वो 3 किलोमीटर तक दूर जाती है। इतनी तेज़ वॉल्यूम होता है इसका, माय गॉड। जानवर खतरे में। यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मतलब कौन कौन से जानवर हैं जो खतरे की कगार पर हैं। तो चीता बहुत सतर्क जानवर है लेकिन फिर भी खतरे में है, यानी उसका तुमने देखा होगा कि ये शिकार वगैरह जो करते हैं तो इस वजह से इनको इसी वजह से जानवरों को मारने का कारण हाथी, यानी कि जानवरों को जो मारा जाता है तो वो किस कारणवश से मारा जाता है। हाथी को उसके दांत के लिए मारा जाता है, क्योंकि उसके हाथी के जो दांत होते हैं उससे बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं। और गेंडा एक सींग के लिए, उसके सींग से भी काफ़ी सारे आइटम बनाए जाते हैं। तो ये जानवरों को जो मारने का कारण है वही है कि इनसे यूज करना। अब यहाँ पर ये चीता, मगरमच्छ, सांप स्कन त्वचा के लिए, यानी कि जो चीता है, मगरमच्छ है, सांप है, इनकी जो त्वचा होती है ना स्किन के लिए इनको मारा जाता है, इनका शिकार करते हैं लोग। मृगकस्तूरी, यानी कि जो मृगकस्तूरी जो हिरण होता है उसको खुशबू के लिए शिकार किया जाता है। कुछ जगहों पर शिकार करना मना है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी कि जो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहाँ पर इन शिकार करना मना है। और राजस्थान भरतपुर में काला धाना देव अभ्यारण्य, यहाँ पर भी शिकार करना मना है। अब हमारा चैप्टर शुरू होता है 2 कहानी सपेरों की। अब यहाँ पर ये बोलेंगे नागगुम्फन क्या है। तो नागगुम्फन जो है वो एक प्रकार के ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई, दीवारों और सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि जो है डिजाइन नागगुम्फन ये कहाँ पर की प्रसिद्ध वो है, सौराष्ट्र की, गुजरात और दक्षिण में प्रयोग की जाती है। भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांप, यानी कि जो भारत में हमारे जो जहरीले सांप पाए जाते हैं ये 4 प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो नाग, दूसरा करैत और तीसरा दोगोइया और चौथा अफाई। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। सांप के कितने जहरीले दांत होते हैं। तो सांप के जो है वो 2 जहरीले दांत होते हैं। और यहाँ पे दांतों के बारे में नोट दे रखा है
कि सांप के 2 खोखले वाले दांतों से जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। यानी कि जब सांप मनुष्य को काटता है तो जैसे ही वो काटता है तो उसके जो खोखले दांत होते हैं तो जैसे काटता है वो मनुष्य के बॉडी में जो उसका जहर चला जाता है। सांप के जहर से बचाने वाली दवाई, यानी कि जो सांप जब काट लेता है तो उसके जहर से जो बचाने वाली दवाई होती है सीरम। सीरम भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है। यानी कि जहर को मारता है, उसी तरीके से सांप काट लेता है और उसके जहर से ही दवाई बनाती है सीरम। तो ऐसे यहाँ से तीसरा चैप्टर शुरू होता है हमारा, चखने से पचने तक। हमारे पेट का जो तापमान कितना होता है, जो हमारे पेट का जो तापमान होता है वो 30 सेंटीग्रेड तक होता है। हमारे पेट में पाए जाने वाला पाचक रस कौन सा होता है? तो जो हमारे पेट में पाया जाने वाला पाचक रस होता है वो होता है अम्लीय एसिड। सबसे अधिक चावल की खेती भारत में कहाँ होती है? तो सबसे ज़्यादा चावल की खेती हमारे भारत में उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में होती है। अब यहाँ पर इसके बारे में नोट लिखेंगे छोटा सा। उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में से अन्य ज़िलों में भी चावल निर्यात होते हैं। इतने चावल उत्पादन के बाद भी यहाँ के लोग गरीब हैं। यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल का निर्यात करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ इतनी गरीबी है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अब यहाँ पे बोलेंगे अत्रियपुरम गांव कहाँ पर है? तो जो अत्रियपुरम गांव है ये आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ पे बोलेंगे खाने की चीज़ें, यहाँ पर एक ब्रैकेट में पहले खाने की चीज़ें, फिर पचने में लगा समय। तो यानी पचने में लगा समय, तो यानी कि यहाँ पर एक तो पेट में पच रहा है ये गिलास में। तो यानी जो कच्चा दूध होता है वो हमारे पेट में तो पचता है 15 मिनट में, लेकिन अगर हम गिलास में पाचक रस के साथ इसको पाचन करेंगे तो 4 घंटे 45 मिनट में ये पचता है। दूसरा, पूरी तरह उबला अंडा। यानी कि एक तो पूरी तरह जो उबला अंडा है तो वो हमारे पेट में तो पचेगा 3 घंटे 30 मिनट में, और गिलास में अगर इसे पाचक रस के साथ मिलाएंगे तो 8 घंटे का समय लेगा। तो माई गॉड, इतना ज़्यादा समय। उबला दूध हमारे पेट में तो 2 घंटे में पचेगा, लेकिन गिलास में पाचक रस के साथ पचाएंगे इसको तो ये पड़ेगा 4 घंटे 45 मिनट में। और यानी कि एक तो ये पूरी तरह उबला अंडा था ऊपर, जो 3 घंटे 30 मिनट में पच रहा था पेट में, और यहाँ पर ये है कम उबला अंडा। तो जो कम उबला अंडा है वो 30 मिनट में, यानी कि कम उबला अंडा जल्दी पच जाएगा, और ये गिलास में पचेगा 6 घंटे 30 मिनट में। अब ये है कच्चा अंडा फेंटा हुआ, यानी कि एक तो पूरी तरह उबला हुआ अंडा था तो वो 3-3.5 घंटे ले रहा था बोले तो, और एक कम उबला अंडा था तो वो 3 घंटे का समय ले रहा था पेट में पचने के लिए, और ये पूरा कच्चा अंडा फेंटा हुआ वो 2 घंटे लेगा, और गिलास में कितना लेगा? 4 घंटे 15 मिनट। अब ये फेंटा हुआ था और ये खाली लेंगे कच्चा अंडा, यानी कि यहाँ इसको फेंटा भी नहीं है यहाँ पर कच्चा अंडा। तो कच्चा अंडा जो पेट में पाचन करेगा वो 1.5 घंटे में करेगा, और गिलास में इसका पाचन होगा पाचक एंजाइम के साथ 4 घंटे में। अब ये हमारा चैप्टर नंबर 4 आ गया, खाए आम 12 महीने। यानी कि जो खाए आम 12 महीने हम आम को कैसे स्टोर कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसी के बारे में बताया गया है। तो कांच के डिब्बे या बोतल को अचार भरने से पहले धूप में क्यों सुखाते हैं? यानी कि जब हम किसी डब्बे में हैं या कांच के जार में जब अचार भरते हैं तो उसमें हम धूप में सुखाया जाता है उसको। तो ये इसलिए सुखाया जाता है कि नमी को दूर करने के लिए, ताकि अचार ख़राब ना हो। अगर उसमें हमारी थोड़ी सी भी नमी रह जाएगी तो हमारा अचार जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो वो नमी को दूर करने के लिए ही सुखाया जाता है। और यहाँ पे बोलेंगे चीज़ें, यानी कि एक कॉलम में चीज़ें सुरक्षित रखने के घरेलू उपाय। यानी कि जो दूध होता है, दूध को हम उबाल कर थोड़ा सुरक्षित रख सकते हैं। यानी कि उबाल कर रखेंगे हम तो दूध हमारा जल्दी ख़राब नहीं होता। और जैसे पके हुए चावल होते हैं तो पके हुए चावलों को हम कटोरे में रखकर, कटोरे को पानी में रखकर, कटोरे में रखकर और कटोरे को पानी में रखकर, यानी कि चावलों को तो हमने एक कटोरे में तो चावल कर लिया और दूसरे कटोरे में हमने पानी कर लिया बड़े में। तो जो छोटे चावल का कटोरा होगा उसको बड़े कटोरे के पानी में हम उसको रख देंगे। अब ये धनिया कैसे स्टोर किया जाता है? तो ये धनिया जो किया जाता है ये किया जाता है
गीले कपड़े में लपेट कर, यानी कि जब धनिया होता है उसे हम गीले कपड़े में लपेट कर रखेंगे तो ये जल्दी नहीं सूखता और इसे हम 1-2 दिन यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे बोल रहा है प्याज अदरक खुले सूखे खुले स्थान पर रखकर इसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। अब यहाँ हमारा चैप्टर 5 आ गया, बीज बीज बीज। शिकारी पौधे, यानी कि एक जो शिकारी पौधा होता है तो इस शिकारी पौधे के बारे में पढ़ेंगे। निपेंथिस, यानी कि जो शिकारी पौधा होता है इसको हम निपेंथिस भी कहते हैं। निपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो कीड़ों का शिकार करता है। यह ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया और मेघालय राज्य में भारत में पाया जाता है। यानी कि अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है, लेकिन हम भारत की बात करें तो ये मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसमें एक सुगंध होती है जो कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी कि इसमें एक वो होती है सुगंध, तो उससे क्या है कि उसमें जो कीड़ा ना सूंघ के आता है और झट से जैसे कीड़ा आता है तो इसमें एक एंजाइम होता है, उससे क्या है वो कीड़ा मर जाता है। और ये घड़ेनुमा आकृति का होता है, दिखने में घड़े जैसा होता है, उसका जो ढक्कन होता है वो पत्ते का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं हम। बेलक्रो, बेलक्रो की खोज किसने की थी? तो बेलक्रो की खोज की थी जॉर्ज मेंट्रल ने 1948 में। बेलक्रो क्या होता है ये, चलो आगे बताएंगे इसमें। बेलक्रो किससे बना होता है? बीजों के छोटे छोटे हुक से, यानी कि जो बीज होते हैं उसके छोटे छोटे से हुकों से उनसे बेलक्रो बना होता है। साउथ अमेरिका से आई बीज, यानी कि अभी यहाँ पे आगे नहीं बताया। तो ये बेलक्रो जो क्या होता है, ये एक चिपकाने का होता है ये। अभी यहाँ पढ़ेंगे हम। साउथ अमेरिका से आई बीज, हरी मिर्च, यानी कि साउथ अमेरिका से जो हमारे भारत में जो बीज आए थे तो हरी मिर्च, टमाटर, आलू, मूंगफली और अमरूद। और जो यूरोप से आए थे बीज, तो यूरोप से आए थे हमारे यहाँ बंद गोभी, मटर। अफ्रीका से आए बीज, अफ्रीका से कौन कौन से बीज आए थे? भिंडी और कॉफ़ी बीन्स। सोयाबीन कहाँ से आई थी? सोयाबीन वहाँ से आई थी जहाँ से फ़िलहाल कोरोना आया है, चीन से। तो चैप्टर 6 पढ़ेंगे, बूंद बूंद दरिया दरिया। धड़सीसर क्या है? यह 9 तालाबों का एक समूह था। धड़सीसर जो है वो 9 तालाबों का एक समूह था जिसे जैसलमेर के राजा धड़सी ने बनवाया था। जब एक तालाब भर जाता है तो पानी बहकर दूसरे तालाब में चला जाता है, इसके बाद तीसरे में। इसी तरह 9 तालाब भर जाते हैं। ये 9 तालाब आपस में जुड़े होते हैं, यानी कि जब पहला भर जाता है तो उसमें से पानी जो निकलने लगता है तो वो दूसरे उसमें तालाब में पहुंच जाता है। तो दूसरा भर जाता है तो उसमें से निकलता है तो वो तीसरे में। इसी प्रकार ये 9 तालाब ऐसे बने हुए थे कि आपस में ये जुड़े हुए थे। तो इसी तरीके से 9 तालाब एक साथ भर जाते थे। बारिश से झीलें भरने की खुशी कहाँ मनाते हैं? यानी कि जब बारिश होती है और बारिश होने से झीलें जो है भर जाती हैं, तो जो खुशी कहाँ मनाई जाती है? उत्तराखंड में। कुएं सूख जाने के क्या कारण हैं? यानी कि जो कुएं सूख रहे हैं इनके कारण क्या हैं? मोटर से पानी निकालना, ज़्यादातर मोटर से पानी निकालते हैं। झीलों का समाप्त होना, ज़मीन को सीमेंट से पक्का करना। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। जोधपुर की कहानी 1986, यानी कि 1986 में जोधपुर में सूखा पड़ा तो लोगों ने पुरानी बावड़ियों को फिर से साफ करके 200 ट्रक कूड़ा निकाला। यानी कि ये जो जोधपुर की कहानी है 1986 में, जब उस समय सूखा पड़ी थी तो लोगों ने पुरानी बावड़ियाँ जो थी फिर से साफ करके 200 ट्रक कूड़ा निकाला। बावड़ी ने पूरे शहर को पानी पिलाया पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है। अलबरूनी, अब हम पढ़ेंगे अलबरूनी। अलबरूनी कौन थे? अलबरूनी जो थे वो उज्बेकिस्तान से आए एक मुसाफिर थे। ये क्वेश्चन यहाँ से अलबरूनी वाला ये चैप्टर, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ इसमें नोट में लिखेंगे थोड़ा सा। जो अलबरूनी थे इन्होंने भारत के तालाबों तथा आर्किटेक्चर के बारे में लिखा था तथा भारत की प्रशंसा की थी। इनकी किताब डाक टिकट 1973 में छपी थी। अब ये चैप्टर 7 पढ़ेंगे, पानी का प्रयोग। समुद्र और सागर का पानी कैसा होता है? तो जो समुद्र और सागर का पानी जो होता है
वो खारा पानी होता है। अब यहाँ पे मृत सागर का पानी कितना खारा होता है, यानी कि जो मृत सागर है उसका पानी इतना खारा होता है कि लगभग 1 लीटर पानी अगर हम बॉयल करते हैं तो उस 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक की मात्रा मिलेगी आपको। दांडी यात्रा कब हुई थी? तो दांडी यात्रा जो है वो 1930 में हुई थी। दांडी यात्रा का संबंध किससे है? तो दांडी यात्रा का जो संबंध है वो नमक से है। दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक हुई थी? तो यानी कि दांडी यात्रा जो है वो कहाँ से कहाँ तक हुई थी? अहमदाबाद के दांडी तक। दांडी कहाँ पर है? तो दांडी जो है वो उस समय गुजरात में है दांडी। और ये चैप्टर हम 8 पर पहुँचते हैं, मच्छरों की दावत। तो ये है मलेरिया की दवाई किससे बनती है? तो यानी कि जो मलेरिया की जो दवाई होती है वो सिनकोना पेड़ की छाल से बनती है। ये सिनकोना का जो पेड़ होता है इसकी छाल होती है, तो इसी से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। मलेरिया आयरन किससे मिलता है? तो आयरन जो है हमें गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो अभी पेपर हुआ था 31 जनवरी को, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, आयरन किससे मिलता है? तो आयरन जो हमें मिलता है वो गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। मलेरिया को जो कारण होता है, मलेरिया का जो कारण होता है वो होता है प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया का कारण होता है, लेकिन मलेरिया का जो मच्छर होता है वो होती है एनाफ्लीज मादा। एनाफ्लीज मच्छर भूरे रंग की होती है ये। दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया से बच्चे कब प्रभावित हुए थे? तो जो दिल्ली में जो स्कूल थे उससे एनीमिया से बच्चे प्रभावित हुए थे 17 नवंबर 2007 को। मच्छर के पेट में किसने झाँका? यानी कि जो मच्छर है सबसे पहले इसके पेट में झाँका था रोनाल्ड रॉस ने। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे नोट लिखेंगे। मलेरिया तो होता है डेंगू से। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से सावधानी, यानी कि जो मलेरिया होता है और डेंगू और चिकनगुनिया, इनसे सावधानी क्या क्या हम कर सकते हैं? तो पहले आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, पानी के बर्तन को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और गड्ढों से भरे पानी में मिट्टी के तेल का छिड़काव करें। और यहाँ पे चैप्टर 9 पढ़ेंगे हम, डायरी। कमर सीधी ऊपर चढ़ो। तो यानी कि ये कमर सीधी ऊपर चढ़ो इसका मतलब है लीडर के गुण, यानी कि एक लीडर होता है उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो जो लीडर की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो दूसरों के सामान उठाने में मदद करना, यानी कि जो लीडर है वो अगर किसी का कोई सामान नहीं उठ रहा है तो लीडर की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसकी हेल्प करे और पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही वह आगे बढ़े। कुछ में होता है कि पूरे ग्रुप के आगे चले ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, तो नहीं, ऐसा नहीं, पूरे ग्रुप को आगे बढ़ जाने पर ही ग्रुप लीडर को आगे बढ़ना है। जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चलाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना और सबके खाने पीने का इंतज़ाम करना। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है उस पर फतेह करने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वो थी बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली विश्व की 5वीं महिला, यानी कि भारत की तो पहली थी ये बछेंद्री पाल, और विश्व लेवल पर हम बात करते हैं तो ये विश्व नंबर पर 5वीं थी बछेंद्री पाल। ठीक है। 12 वर्ष की आयु में बछेंद्री पाल ने कितनी ऊंचाई चढ़ी? यानी कि जब बछेंद्री पाल जो है ये 12 वर्ष की थी तब इन्होंने 4000 मीटर की ऊंचाई चढ़ी थी। बछेंद्री पाल कहाँ से हैं? तो गांव के नकुरी गांव से। बछेंद्री पाल को एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कब चुना गया? तो जो बछेंद्री पाल थी जिनको एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया था 1984 में। बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर कब फतह की? तो बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर 23 मई 1984 1:07 दिन, यानी कि जब 1:07 दिन का समय था तब इन्होंने एवरेस्ट पर फतह की थी। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो एवरेस्ट की जो ऊंचाई है
वो है 8,900 मीटर NCERT के अकॉर्डिंग। नेपाल में एवरेस्ट का नाम क्या है? तो नेपाल में एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। बछेंद्री पाल कितनी देर तक एवरेस्ट पर रही थी? यानी कि जब एवरेस्ट पर उन्होंने चढ़ी थी वो, तो तब वो वहाँ पर कितनी देर रुकी थी? तो वहाँ पे जो रुकी थी, इनका जो टाइमिंग था वो 43 मिनट था। और यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिखेंगे, यह कहानी संगीता अरोरा की डायरी से ली गई है। यानी कि जो NCERT में जो कहानी ली थी, तो ये संगीता अरोरा थी, इनकी डायरी में से ली गई थी ये कहानी। संगीता अरोरा कौन है? तो संगीता जो अरोरा हैं, ये केंद्रीय विद्यालय दिल्ली में अध्यापक हैं। अब यहाँ पे ये चैप्टर 10 के बारे में पढ़ेंगे, बोलती इमारतें। तो यहाँ से कुछ ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं बने हैं, तो इसलिए यहाँ नहीं पढ़ेंगे। अब ये चैप्टर 11 पढ़ेंगे, सुनीता अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में सभी चीज़ें वायु में तैरती हैं, तैरने क्यों लगती हैं? यानी कि जो अंतरिक्ष है उसमें सभी चीज़ें जो वायु में क्यों तैरने लगती हैं? क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण शून्य होने के कारण, वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं, तो वहाँ पर हर चीज़ क्या है? हवा में तैरती रहती है। चाँद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यानी कि जो चाँद पर सबसे पहले जो उतरे थे वो नील आर्मस्ट्रांग थे। इन्होंने 1969 में चाँद पर कदम रखा था, 1969 में। सुनीता विलियम्स कौन थी? तो सुनीता विलियम्स वो हेलीकॉप्टर पायलट थी। सुनीता क्या बनना चाहती थी? सुनीता गोताखोर बनना चाहती थी। अब चैप्टर 12 पढ़ेंगे हम, ख़त्म हो जाए तो। यानी कुछ चीज़ें हैं जो अगर ख़त्म हो जाए तो, यानी कि पेट्रोल है। पेट्रोल की कीमत अब 29.91 है और कीमत इसकी 43 पर। वैसे यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो यानी कि 2002 में इसकी कीमत थी पेट्रोल की 29.91 और 2007 में 43.52 और 2014 में 67.86। यानी कि कितना बढ़ता ही जा रहा है। और डीजल 18.91 था, फिर 2007 में हो गया ये 30.48 और फिर 2014 में हो गया 58.97। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इसकी बढ़ोतरी बढ़ता ही जा रहा है। अब चैप्टर हम पढ़ेंगे 13, बसेरा ऊंचाई पर। सर्वाधिक भीड़ वाला शहर, तो यानी कि सर्वाधिक सबसे ज़्यादा भीड़ हुआ है वो मुंबई में पाई जाती है। दिल्ली मुंबई से कितनी दूर है? तो दिल्ली मुंबई से 1400 किलोमीटर दूर है। मुंबई से दिल्ली जाने के लिए कौन कौन से राज्यों से गुजरना पड़ता है? यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। मुंबई से दिल्ली जाने के लिए हमें महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से होकर जाना पड़ता है। ठंडा रेगिस्तान कहलाता है। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को कहा जाता है। लद्दाख में घर कैसे बने होते हैं? तो लद्दाख में जो घर हैं वो लकड़ी और पत्थर के बने होते हैं। लद्दाख की विशेषताएं और पहचान, यानी कि जो लद्दाख की विशेषताएं पहचान क्या है? तो बर्फ़ के ढके पहाड़, ठंडा रेत, पेड़ों की कमी और समतल सूखे रेगिस्तान। अब यहाँ पर रेगिस्तान वाले शब्द में नोट लिखेंगे। लद्दाख में बारिश बहुत कम होती है। लद्दाख में लकड़ी के घर क्यों बनाते हैं? तो लद्दाख में लकड़ी के घर इसलिए बनाए जाते हैं ठंड से बचने के लिए। लद्दाख में घरों का ग्राउंड फ्लोर का उपयोग क्या है? तो लद्दाख में जो घरों का ग्राउंड फ्लोर होता है वो पशुओं के लिए होता है तथा उसमें खिड़कियां नहीं होती ग्राउंड फ्लोर में। लद्दाख में घरों की छत का उपयोग किस काम में किया जाता है? तो लद्दाख की जो छतें होती हैं घरों की, तो वहाँ पर उसका उपयोग किया जाता है लाल मिर्च, सीताफल, मक्का, धान, उपले आदि ये सब चीज़ें सुखाने के लिए। चोंगथोंग कितनी ऊंचाई पर है? तो ये चोंगथोंग जो है ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ पर ये छोटा सा नोट लिखेंगे, यह मैदानी, सुनसान और पथरीला इलाका है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। यहाँ ना कोई पेट्रोल पंप है ना कोई मैकेनिक। चांगपा जनजाति में कितने लोग होते हैं? तो चांगपा प्रजाति में 5000 लोग होते हैं। चांगपा कौन कौन से पशु पालते हैं? तो चांगपा जो होते हैं भेड़ बकरियां पालते हैं। भेड़ बकरियों से हमें क्या मिलता है? तो भेड़ बकरियां जो पालते हैं उनसे हमें दूध मिलता है, मांस मिलता है, खाल
और ऊन, इन सब की ज़रूरतों के लिए हम भेड़ और बकरी का पालन करते हैं। अब चैप्टर 20 पढ़ेंगे, किसके जंगल, यानी कि ये है कुड़क। कुड़क क्या है? कुड़क झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय, यानी कि झारखंड में जो है वो आदिवासियों का जो एक समूह होता है उसी को कुड़क कहा जाता है। कुड़क भाषा में जंगल को क्या कहते हैं? तो कुड़क भाषा में जंगल को तोरांग कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी 31 जनवरी 2021 में आया था सीटेट में। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007, इसके अनुसार जो लोग जंगल में 25 सालों से रह रहे हैं उन्हें उन जंगल तथा वहाँ पर उगने वाली चीज़ों पर अधिकार है। उनको ज़बरदस्ती वहाँ से हटाया नहीं जा सकता। जंगल की सुरक्षा का कार्य वहाँ की ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा। एक टीन ज़मीन का क्या अर्थ होता है? यानी कि जो एक टीन ज़मीन है उसका क्या अर्थ होता है? एक टीन बीज को, यानी कि एक टीन भर कर हम बीज लेते हैं और उन बीजों को ज़मीन में बोया जाता है, उतनी ज़मीन एक टीन ज़मीन कहलाती है। यानी कि एक टीन ज़मीन लिया, अब टीन बीज देखेंगे हम कितनी भूमि में उनको हमने बिखराव कर दिया, तो जितनी ज़मीन हो जाता है वही हमारी एक टीन ज़मीन कहलाती है। सूर्यमाड़ी क्या है? यह एक गर्ल स्टार है सूर्यमाड़ी। झूम खेती क्या है? यह फसलों को काटने के बाद, झूम खेती जो है एक फसल को काटने के बाद ज़मीन को कई वर्षों तक खाली छोड़ देते हैं और उसमें जो झाड़ घास उगाते हैं उन्हें उखाड़ते नहीं बल्कि काट कर जला देते हैं। उसकी राख ज़मीन को उपजाऊ बनाती है। खेती बोने के लिए ज़मीन को जोतते नहीं बल्कि हल्का हल्का खोद देते हैं। झूम खेती कहाँ होती है? तो जो झूम खेती है ये मिज़ोरम में होती है। मिज़ोरम की प्रमुख फसल कौन सी है? तो मिज़ोरम की प्रमुख फसल है चावल। अब चैप्टर हम 21 पढ़ेंगे, किसकी झलक किसकी छाप। ग्रेगर मेडल कहाँ से हैं? तो ग्रेगर मेडल जो है वो 1822 में ऑस्ट्रेलिया के एक गरीब परिवार से हुआ था। इनका जन्म, जो ग्रेगर मेडल का जन्म 1882 में ऑस्ट्रेलिया के एक गरीब परिवार से हुआ था। इन्होंने 7 सालों तक 28,000 पौधों पर प्रयोग किया। यानी कि जो थे ग्रेगर मेडल, इन्होंने 7 सालों में 28,000 पौधों पर प्रयोग किया। इन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किए। इन्होंने आनुवंशिकता की खोज की थी। अब यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा, आनुवंशिकता की खोज किसने की? तो आनुवंशिकता की खोज की थी ग्रेगर मेडल ने। इनके सिद्धांत को इनकी मृत्यु के कई वर्ष बाद मान्यता मिली। यानी कि जब ये इनकी डेथ हो गई तो कई वर्षों बीत गए, तब जाके इनके सिद्धांत जो दिया था इन्होंने उसको मान्यता मिली। अब यहाँ पे हम चैप्टर 22 पढ़ेंगे, फिर चला काफिला। यानी दशहरा कब आता है? तो दशहरा आता है वर्ष ऋतु के बाद। यहाँ पे हम नोट लिखेंगे छोटा सा, गन्ने की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। यानी कि गन्ने की जो फसल है उसको सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। अब ये बोलेंगे पुरनपोली क्या है? तो ये पुरनपोली जो है वो मीठी रोटी जो गुड़ और जैम के साथ बनाई जाती है। ये है मसालेदार कड़ी के साथ खाई जाती है। यहाँ पे चूहों की देखने की क्षमता कम होती है, परंतु सूंघने और स्पर्श और टेस्ट की संवेदना अच्छी होती है। और ये नागपुर में दाल में मीठा डालकर खाते हैं। यानी कि नागपुर के जो लोग हैं वो दाल में मीठा डाल के खाते हैं। उल्लू अपनी गर्दन को काफ़ी पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू जो है वो अपनी गर्दन को काफ़ी पीछे तक घुमा सकता है। पक्षी के पंख उनको गर्मी रखने में भी मदद करते हैं। यानी कि पक्षियों के जो पंख होते हैं उनको गर्म रखने में उनकी मदद करते हैं। अब यहाँ पे ये नोट लिखेंगे हम छोटा सा, भेड़ बकरियाँ ही चांगपा लोगों की पूंजी होती हैं। यानी कि जो चांगपा जो लोग होते हैं उनकी पूंजी जो होती है वो भेड़ बकरियाँ ही होती हैं। जिस परिवार में जितनी अधिक भेड़ बकरियाँ होती हैं वह परिवार उतना ही अमीर माना जाता है। चांगपा लोग घुमंतु होते हैं। यानी कि जो चांगपा जो लोग होते हैं वो घुमंतु होते हैं। ये केवल 2.5 घंटे में अपना सामान घोड़ों और याक पर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह निकल पड़ते हैं। यानी कि
जब ये जाते हैं कहीं दूसरी जगह, तो इनको जो टाइमिंग, जो इनको सामान समेटने में अपना टाइमिंग लगता है वो 2.5 घंटे लगता है। और 2.5 घंटे में अपना सामान, अपना बोरिया बिस्तर पैक करके घोड़ों और याक पर एक जगह से दूसरी जगह निकल जाते हैं। इनके तिकोने टेंट होते हैं। इनके तिकोने जो टेंट होते हैं उनको हम रैम्बो कहते हैं। हर परिवार अपनी भेड़ बकरियों पर एक खास निशान लगाते हैं। रोज़ सुबह उन्हें गिनकर चराने ले जाते हैं। ये काम वहाँ की औरतें और जवान लड़कियों का रोज़ का काम है, यानी कि ये बकरियाँ चुंगाना, भेड़ बकरियाँ वहाँ की औरतों का काम होता है। ये पत्थरों व चट्टानों से बने बकरियों के घरों को चांगपा क्या कहते हैं, यानी कि पत्थरों व चट्टानों से बकरियों को जो घर बनाते हैं उनको कहते हैं लेखा। पश्मीना शॉल किससे बनता है? पश्मीना शॉल भेड़ बकरी के बालों से बनता है। पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देता है, परंतु मोटा नहीं होता। और यहाँ पे 6 की जगह बोल देगा 4 स्वेटरों के बराबर है या 8 स्वेटर के बराबर, तो नहीं, यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पश्मीना शॉल जो है वो हमारे 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देता है और ये बहुत पतला और हल्का होता है। चंगथंग का तापमान सर्दियों में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। चंगथंग का तापमान है सर्दियों में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। पश्मीना शॉल को बनाने में एक व्यक्ति को लगभग 250 घंटे का समय लगता है, यानी कि जो चांगपा लोग हैं, पश्मीना शॉल को बनाने में एक व्यक्ति को। अब यहाँ से क्वेश्चन में आपसे रॉन्ग कैसे बोल देगा कि 300 घंटे का, नहीं, एग्जैक्ट जो है वो 250 घंटे का ही समय लगता है पश्मीना शॉल को बनाने में। श्रीनगर के घर कैसे होते हैं? घर तो हाउस बोट, यह 80 फुट तक लंबे होते हैं, यानी कि ये हाउस बोट हैं, ये 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच में इनकी चौड़ाई 8 से 9 फीट तक होती है। डोंगा बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी में तैरते रहते हैं। डल झील तथा झेलम नदी में होते हैं। इन्हें अलग अलग कमरे होते हैं, यानी कि डोंगा झील होती हैं इनमें। नोट: कश्मीर की हर गली में एक बेकरी होती है, यानी कि कश्मीर जो है वहाँ पर हर गली में एक बेकरी होती है। यहाँ के लोग खाना नहीं बनाते बल्कि बेकरी से खरीदते हैं। अब हम 14वें चैप्टर पे आते हैं। जब धरती कांपे। अहमदाबाद में भूकंप, कच्छ, भुज और अहमदाबाद में भूकंप कब आया था? तो ये यहाँ पर जो भूकंप आया था वो 26 जनवरी 2001 में आया था। कच्छ कहाँ है? तो कच्छ गुजरात में है। चैप्टर 15, उसी से ठंडा उसी से गर्म। यह कहानी किसने लिखी? यह कहानी जो लिखी थी वो डॉक्टर जाकिर हुसैन, पूर्व राष्ट्रपति। दिल की धड़कन सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो दिल की धड़कन के सुनने के लिए डॉक्टर जो है वो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। कौन करेगा यह काम? चैप्टर 16। नारायण जी कौन थे? गांधी जी के दोस्तों महादेव के बेटे, जो 11 वर्ष की उम्र में गांधी जी के साथ रहते थे। नारायण जी यही थे। गांधी जी और नारायण जी ने तथा उनके साथियों ने छुआछूत को मिटाने के लिए भरपूर प्रयास किए, यानी कि जो गांधी जी थे और नारायण जी ने तथा उनके साथियों ने छुआछूत को मिटाने के भरपूर प्रयास किए। भीम अम्बेडकर कहाँ से थे? तो जो भीमराव अम्बेडकर थे ये महाराष्ट्र के गोरा गांव से थे। यहाँ पर ये नोट है। यह कहानी स्टैलिन के इंडियन अनचड़ डॉक्यूमेंट्री फिल्म से ली गई है। और चैप्टर 17 पढ़ेंगे, फादली दीवार। नागपाड़ा और अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल टीमें कहाँ हैं? तो ये सब जो है मुंबई में हैं। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में है। सोलापुर कहाँ पर है? तो सोलापुर भी मुंबई में है। यहाँ पे भी एक नोट लिखेंगे छोटा सा। यह पाठ समाज में लिंग भेद को दूर करने के लिए है। बच्चू खान प्लेग्राउंड कहाँ पर है? तो बच्चू खान जो प्लेग्राउंड है ये मुंबई में है। और ये एक और नोट है, यहाँ ग्राउंड कोच मुस्तफ़ा
खान के नाम पर बनाया गया था? 19। चैप्टर पढ़ेंगे हम, किसानों की कहानी, बीज की जुबानी। बानगांव कहाँ पर है? तो ये बानगांव जो है ये गुजरात में है। पुराने समय में बीजों को कैसे भंडारण करते थे? तो ये पुराने ज़माने में जो लोग थे वो अच्छे 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 यानी कि जो अच्छे बीज होते थे, अच्छे बीजों को लौकी के सूखे कवर में रखकर उनको मिट्टी से ढक देते थे और नीम की पत्तियों का प्रयोग करते थे ताकि उनको कीड़ों से बचाने के लिए उनकी पत्तियां जो है ना कीड़ा न लगे, इस वजह से उनको पत्तियों के साथ रखा जाता है। उधियू उधियू क्या है ये? तो गुजरात की एक डिश पकवान या सब्जी जिसे घड़े को उल्टा लटकाकर अंगार पर पकाते हैं। यह लोग इसे बाजरे की रोटी, मक्खन, दही के साथ खाते हैं। और यहाँ पे फिर नोट है, क्रोटन पौधे की जड़ें ज़मीन में बहुत अंदर नहीं जाती हैं। इनकी जो क्रोटन का जो पौधा होता है इसकी जड़ें ज़मीन में ज़्यादा अंदर नहीं जाती। जब यह मुरझाने लगे तो किसान समझ जाते हैं कि फसल यानी खेती को पानी की आवश्यकता है। तो ये क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है सुमन बौद्ध 555। तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें क्या आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा और उससे मुझे लगेगा कि मैं सही कर रही हूँ और मतलब आपके लिए मैं एक छोटा सा प्रयास करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए जिससे मेरा चैनल आगे बढ़े और मैं आपको इसी तरीके से सीटेट के लिए मतलब काफ़ी सारा मटेरियल प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।